चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वही पहले की तरह डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना? डिमांड पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? बोलो। अभी तक नहीं ली? क्या प्रोसेस है नोट्स लेने का? हाँ। अच्छा। अच्छा। अब उसमें मैं मेरा गलती है, सुनो सब। आज ले लेना, ठीक है? बोलो बोलो, क्या प्रोसेस है नोट्स का? ये क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? डिमांड के बारे में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? डिमांड कर्व पढ़े थे। अच्छा, क्या पढ़े थे डिमांड कर्व के बारे में? क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे। बोलो बोलो, फटाफट बोलो। सब आए थे, जितने हो सब आए थे लास्ट क्लास में। बताओ क्या पढ़े थे? हम लोग सबसे पहले लास्ट क्लास में आते ही मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व वाला टॉपिक पढ़े थे, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 3 का। मैं कुछ ही टॉपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हूँ इस चैप्टर में। एक तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को करवाया था, याद करो, 8 पॉइंट था इसको, ठीक है? ये 5 पॉइंट प्लस नीचे का 3 पॉइंट, 8 पॉइंट टोटल। के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था मैं, वो लॉ ऑफ डिमांड था। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी, उसके बाद फॉर लॉ ऑफ डिमांड भी, और उसके बाद एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला टॉपिक यहाँ पर था, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़े थे, जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड। अब मुझे बताओ, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होता है और शिफ्ट कब होता है? मूवमेंट कब होता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब? वेरी गुड। जब दोनों गुड्स का डिमांड चेंज हो जाता है तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। जब प्राइस कौन, तुम लोग का आंसर सुन के ना कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि क्या मेरे को पढ़ाना नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है? वेरी गुड। जब प्राइस में चेंजेस आता है तब मोमेंट अलोंग द सेम कर्व होता है, ठीक है? एक तो बोल रहा है प्राइस कांस्टेंट रहता है, एक बोल रहा है दो कॉमोडिटी कहाँ से आ गया इसमें? एक कॉमोडिटी का टोटल बात हो रहा है, दो कॉमोडिटी तो है ही नहीं, ठीक है? तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसका एक और नाम था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिसका एक और नाम था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जिसका एक और नाम था डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व, ठीक है? तो 4 नाम था इसका। अब इस वाले टॉपिक में डिमांड कर्व, ये डी डिमांड कर्व है। प्राइस 40 रुपीज था, क्वांटिटी डिमांड 10 था। अगर प्राइस रिड्यूस हो जाता है, मान लो 25 हो जाता है, तो डिमांड बढ़ के कितना हो गया? 15 यूनिट। तो प्राइस जब कम हुआ, डिमांड बढ़ा, ठीक है? पहले हम पॉइंट ए में थे, अब कहाँ आ गए? पॉइंट बी में। तो क्या डिमांड कर्व चेंज हुआ? नहीं, सेम डिमांड कर्व में, सिर्फ पॉइंट बदल गया, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें आइदर एक्सपेंशन इन डिमांड होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है, ठीक है? तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक पढ़े थे हम लोग, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट कब होता है डिमांड कर्व? इधर इधर, शिफ्ट कब होता है डिमांड कर्व? बोलो। जब प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस को छोड़कर बाकी 7 फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस आता है तो उसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, ठीक है? बाकी 7 फैक्टर्स का मतलब कौन कौन सा फैक्टर? सब एक एक बताओ। इधर 7 बॉयज हैं, 7 बताएंगे, चलो बताओ एक एक। 7 फैक्टर्स में से एक एक फैक्टर्स बताना है सबको, ठीक है? 8 फैक्टर्स पढ़े थे, 8 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, ठीक है? पहला वाला तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कि कांस्टेंट रहेगा। उसके अलावा 7 फैक्टर्स हैं, ठीक है? बताओ। जो जल्दी बोलेगा, देखो अभी 7 ऑप्शन है, फिर एक एक होता जाएगा, लास्ट वाला फंसेगा, ठीक है? तो पहले बता दो। कोई सा भी बोलो, सीरियसली जरूरी नहीं, चलो कोई भी बोलो। चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, एक हो गया। प्राइस ऑफ द रिलेटेड पूरा बताओ, उसके अंदर 2 पॉइंट होता है।
कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सीजन एंड वेदर, वेरी गुड, 4 पॉइंट हो गया। तुम क्या बोले? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, एक हो गया साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक हो गया सीजन एंड वेदर, एक हो गया रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, 5 पॉइंट हो गया, बच गया 2। वेरी गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी हो गया, अब बच गया 1। बताओ कौन सा बचा? हाँ, फ्यूचर प्राइस, चेंज इन फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 होगा, देखो, ठीक है। तो ये सातों पॉइंट में अगर कोई भी चेंजेस आएगा तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इसको हम राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका बहुत सारा नाम था, एक तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड, के बाद फॉरवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं वर्ड, यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि डिमांड इंक्रीज हुआ और 4 ऑप्शन दे दूं उसमें, ठीक है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू, डिमांड इंक्रीज हुआ, पहला ऑप्शन रहता है ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस, सेकंड ऑप्शन कुछ एक रहेगा, थर्ड कुछ रहेगा, फोर्थ कुछ रहेगा, सब कोई पहला ऑप्शन मार देते हैं। डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज बोला है, एक्सपेंशन नहीं बोला, ठीक है। एक्सपेंशन बोला होता तो वो प्राइस की वजह से होता, बोला इसका मतलब वो प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स। क्लियर है? हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आए। आगे चलते हैं, फिर हम लोग बात किए सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हम लोग डायग्राम्स पढ़ना शुरू किया। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब ध्यान से देखना, ठीक है, आज हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट खत्म करेंगे, ठीक। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट में हम लोग एग्जांपल लिए थे टी एंड, ठीक है। तो अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉफी के डिमांड में क्या चेंजेस आएगा? कॉफी का डिमांड, डिमांड फॉर कॉफी, क्यों होगा ऐसा? बहुत सारे लोग जो पहले चाय पीते थे, चाय का प्राइस बढ़ने पर वो चाय को छोड़कर कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी रिलेटिवली सस्ता हो जाएगा इन कंपैरिजन टू टी, इसीलिए लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? टी में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत लोग जो चाय पी रहे थे उसमें से कुछ लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको डायग्राम में बनाऊं, याद रखना मैं अभी जो डायग्राम बना रहा हूं ये क्रॉस रिलेशन का डायग्राम बना, क्रॉस रिलेशन का मतलब होता है एक कॉमोडिटी का प्राइस तो दूसरे का डिमांड, ठीक है। क्रॉस रिलेशन का मतलब होता है किसी एक कॉमोडिटी का प्राइस तो उसका जो रिलेटेड गुड्स है उसका डिमांड, ठीक है। क्रॉस रिलेशन सिर्फ दो ही कंडीशन में देखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कंडीशन में एंड सप्लीमेंट्री मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, दो ही गुड्स में हम लोग क्रॉस रिलेशन चेक करते हैं, बाकी सारे प्रकार के कॉमोडिटी में हम लोग डायरेक्ट रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो क्रॉस रिलेशन में अगर मैं यहाँ पर प्राइस ऑफ टी बना दूं एंड यहाँ पर डिमांड फॉर कॉफी बना दूं, ठीक है, क्रॉस रिलेशन का डायग्राम हो गया, एक तरफ टी का है एक तरफ कॉफी का है, क्रॉस रिलेशन वाला हो गया। अगर मान लो टी का प्राइस है 10 रुपए, तो कॉफी का डिमांड होता है 1000 यूनिट, ठीक है। जब टी का प्राइस 10 रुपए था तो कॉफी का डिमांड कितना था? 1000 यूनिट, ठीक है। टी का प्राइस इंक्रीज हो गया, 20 हो गया, तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, बढ़ के कितना हो गया? मान लेते हैं 1500 हो गया, ठीक है, 300, नया डिमांड कर्व जो बनेगा वो लाइन होगा ये,
डी डी, स्ट्रेट लाइन डी डी कर्व होगा जो कि अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम होगा, ठीक है, जो कि बुक में तुम्हारा बनाया हुआ। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा कंडीशन तुम्हें दिखा रहा हूँ, दूसरा डायग्राम दिखा रहा हूँ, ध्यान देखना। ये वाला हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, लेकिन अभी जो पढ़ाऊंगा वो नहीं पढ़े थे लास्ट क्लास। ये डायग्राम को देखते रहना, उसके साथ में एक और डायग्राम बना रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफी। टी का जब प्राइस करेगा, डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा, प्राइस करेगा। मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अब की बार मैं क्रॉस रिलेशन का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब की बार मैं एक एक कॉमोडिटी का डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं मैं अभी कॉफी का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, कॉफी का। तो डिमांड फॉर कॉफी और प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है। क्योंकि मैं क्रॉस रिलेशन का डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इसीलिए मैं दोनों तरफ क्या लिया हूं, कॉफी लिया, या मैं चाहूं तो दोनों तरफ टी भी ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं अभी कॉफी का बनाया, तुम चाहो तो टी का भी लेकर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब टी का, कॉफी का प्राइस कितना था, 10 रुपए, डिमांड वही 1000 यूनिट था, ठीक है। अभी क्या हुआ, चाय का प्राइस बढ़ा था, प्राइस किसका इंक्रीज हुआ था, टी का, ठीक है। प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हुआ था, क्या प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हुआ था, नहीं। डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीज हुआ, तो मैं सिर्फ डिमांड को बढ़ा दूं, डिमांड फॉर कॉफी को बढ़ा देता हूं, प्राइस तो वही है ना। मैं पहले पॉइंट ए में था, अब कहाँ हूं, पॉइंट बी में। तो मुझे दो ठो डायग्राम यहाँ पर, ये मेरा पुराना डिमांड कर्व था और ये मेरा नया डिमांड कर्व, दिस इज डी डी, दिस इज डी वन। पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया, डी डी से डी वन में शिफ्ट हो गया, डी वन डी वन, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट वाला डायग्राम कुछ ऐसा ही है क्या, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कहाँ ऐसा है, ये वाला नीचे नीचे, हाँ। पेज नंबर कितना है बताओ, इधर 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 इधर, पेज नंबर 39 में नीचे जो दो डायग्राम है, देखो डिमांड कर शिफ्ट हो रहा है ना। इसमें किसका बनाया हुआ है, कॉफी का बनाया हुआ है, टी का बनाया हुआ है, टी का बनाया हुआ है। चलो एक ही बात है, टी बनाओगे तो भी सेम आएगा, कॉफी बनाओगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ कॉफी का बना दिया हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। अब की बार डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ठीक है। एक डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, रीजन क्या है, रीजन है कि हम लोग सिर्फ कॉफी का बनाए हैं, या सिर्फ टी का बनाएंगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। अगर मैं क्रॉस रिलेशन वाला डायग्राम बनाऊं, तो क्रॉस रिलेशन वाला डायग्राम कैसा बनेगा, समझ में आ गया, दो प्रकार का डायग्राम। एग्जाम में कौन सा बनाएंगे, एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट अगर पूछेगा और उसका डायग्राम बनाने बोलेगा, तो हमेशा क्रॉस रिलेशन वाला डायग्राम बनाकर, ठीक है। क्लियरली मेंशन कर देना क्रॉस रिलेशन का डायग्राम है, और एक्स एक्सिस में तुम एक कॉमोडिटी लिए हो, वाई एक्सिस में एक कॉमोडिटी, ठीक है। क्लियरली मेंशन करके बनाना है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है। क्लियर है बात? चलो बुक में आते हैं। ये है क्रॉस रिलेशन का डायग्राम, एक तरफ प्राइस ऑफ कॉफी है, दूसरी तरफ डिमांड फॉर टी है, अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम आया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, उसी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री का भी बना लेते, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जाम्पल, टी एंड बिस्किट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल क्या है, टी एंड बिस्किट। अब अगर प्राइस ऑफ टी राइज करेगा, तो बताओ डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा, होगा तो इंक्रीज, लोग चाय नहीं पिएंगे, खा लेंगे उसको,
प्राइस क्यों इंक्रीज हो? अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो का इम्पैक्ट क्या आएगा? टी का डिमांड कम होगा। अगर टी का डिमांड कम होगा तो बिस्किट का भी डिमांड कम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आइदर हमें दोनों चाहिए या फिर दोनों नहीं चाहिए, दोनों साथ में यूज होता है। चाय के साथ बिस्किट यूज होता है, ठीक है। तो अगर चाय नहीं बिकेगा तो बिस्किट भी नहीं बिकेगा, सिंपल सा बात है। पेन एंड पेपर, पेन का डिमांड कम होगा तो पेपर का डिमांड भी कम होगा, पेपर का डिमांड कम होगा तो पेन का भी कम होगा, ठीक है। तो पेपर का प्राइस बढ़ेगा तो लोग पेपर नहीं खरीदेंगे, लोग पेपर नहीं खरीदेंगे तो पेन भी नहीं खरीदेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो टी का प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड कम होगा, इसका डिमांड कम होगा तो बिस्किट का डिमांड क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग डायग्राम। अगेन क्रॉस रिलेशन, ठीक है। एक तरफ क्या बना दूं, प्राइस ऑफ टी बना देता हूं, दूसरी तरफ डिमांड फॉर बिस्किट बना दे, ठीक है। मान लेते हैं प्राइस ऑफ टी था 10 रुपए, अभी हमारी जब 10 रुपए था चाय का प्राइस तो बिस्किट दिन भर में 800 यूनिट बिकता था, ठीक है। क्रॉस रिलेशन, बिस्किट का डिमांड कितना होता था, 800 यूनिट। अच्छा, चाय का प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया, 20। तो बताओ बिस्किट का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। कम कर देते हैं, कितना कम कर दें, 400 कर देते हैं का डिमांड, ठीक है। पहले हम पॉइंट ए में थे, कहाँ गए पॉइंट, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं एक डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमें वो मिलेगा, क्लियर है। ये है क्रॉस रिलेशन का डायग्राम। क्रॉस रिलेशन मतलब एक तरफ टी है दूसरे तरफ, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज बनाया गया। एक तरफ शुगर है एक तरफ टी है, टी के साथ शुगर बना, एक ही बात है। चाय के में चीनी लगता है, अगर चाय का डिमांड नहीं होगा तो शुगर का डिमांड भी नहीं होगा, शुगर का डिमांड नहीं होगा तो चाय का डिमांड भी नहीं होगा, दोनों तरफ से इंटर रिलेटेड है दोनों एक दूसरे, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई सा डायग्राम दिया क्रॉस का, तो डायग्राम हो इसका, ये वाला भी दिया कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा डायग्राम, चलो कॉम्प्लीमेंट्री का भी दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री का एक और पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड बिस्किट। टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो इसका डिमांड कम होगा। मैं अब डायग्राम बनाऊंगा, क्या बनाऊं बोलो, टी का बनाऊं या बिस्किट का बनाऊं, जो बोलोगे वो बना देंगे। टी का बना दें, चलो टी का बना देते। इधर है प्राइस ऑफ टी और इधर है डिमांड फॉर, ठीक है। जब चाय का प्राइस 10 रुपए था तो डिमांड होता था 1000 यूनिट, ठीक है। टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो टी का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम कर दो, ज्वाइन कर दो दोनों को, हो गया काम, ठीक है। बिकॉज दोनों तरफ क्या बना हुआ है, हमारा टी बना हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ टी बना हुआ है, दोनों डायग्राम सेम है, हाँ सेम ही आएगा ना डायग्राम, क्योंकि वो इन्वर्स, देखो उसमें क्या था, लॉजिक को सब्सटीट्यूट में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन हो, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। सब्सटीट्यूट में अगर तुम क्रॉस रिलेशन निकालोगे तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में अगर तुम निकालोगे तो इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे कैसा बनेगा और यहाँ पर कैसा बनेगा, दोनों में इन्वर्स बनेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये इन्वर्स देखो सेम है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री का दोनों डायग्राम कैसा आया,
सेम जैसा आया, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, एक डायरेक्ट है और एक इनवर्स है, इसलिए दोनों डायग्राम अलग अलग है। बात समझ में आया क्यों अलग अलग है और क्यों सेम है? सब्स्टिट्यूट के केस में दोनों डायग्राम, एक अपवर्ड स्लोपिंग था, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में प्राइस रिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। टी का प्राइस जब बढ़ता है तो कॉफी का डिमांड बढ़ता है, दोनों में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? हमेशा इनवर्स रिलेशन। तो हम जो दो डायग्राम बनाए, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम बनाए थे और एक लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम बनाए थे, तो एक डायरेक्ट आया था, एक इनवर्स आया था, एक अपवर्ड स्लोपिंग आया, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग आया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों ही इनवर्स होता है, तो दोनों का डायग्राम क्या आएगा? सेम जैसा आएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और क्या बचा है इसमें? कर देंगे क्रॉस डिमांड, चैप्टर खत्म ही होने, कॉम्प्लीमेंट का ये हो गया। अच्छा यहाँ होते हैं पेज नंबर 38 में, क्रॉस डिमांड का डेफिनेशन पढ़ो तो नीचे दिया हुआ है। क्रॉस डिमांड क्या होता है? नोट्स, क्रॉस डिमांड refers to relationship between the demand of a given commodity and the price of the related commodity, other things remaining the same। other things का मतलब बाकी सातों फैक्टर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, खाली प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी और रिलेटेड कॉमोडिटी चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। क्रॉस डिमांड कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, जो कि हम अभी जस्ट पढ़ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव होता है, नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट। पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड स्लोपिंग डायरेक्ट रिलेशन, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग। कॉम्प्लीमेंट्री में डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम आया था और सब्स्टिट्यूट में अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें सर के ऊपर से जा रहा है क्या? ऐसा लग रहा है तुम्हारा चेहरा देख के, है ना? ठीक है, और तो शायद कुछ नया चीज़ बाकी नहीं है, तो एक बार नोट्स। खाली दो ठो बच गया, नॉर्मल गुड्स है। डायग्राम तो बहुत इजी है, क्या कंफ्यूजिंग? डायग्राम किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा है? डायग्राम में तो कुछ है ही नहीं। बताओ किसका डायग्राम तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है, कौन सा डायग्राम? बोलो, कौन सा डायग्राम ऐसा है जो कंफ्यूजिंग लग रहा है पूरे चैप्टर में? देख कर बताओ पूरा चैप्टर कौन सा डायग्राम कंफ्यूजिंग। तुम डायग्राम को लर्न करने का कोशिश करोगे तो डायग्राम कंफ्यूजिंग होगा ही होगा। डायग्राम को कभी लर्न करने का कोशिश करना मत, डायग्राम को बनाना सीखो, कैसे बनता है डायग्राम। सैंपल लो और डायग्राम को बनाना सीखो, मतलब प्राइस को बढ़ाकर देखो डिमांड क्या होता है, प्राइस को कम करो डिमांड क्या होता है, और उसको डायग्राम में पुट करो पॉइंट्स को, फिर ज्वाइन करो लाइन को, तो अपने आप डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम तो लर्न करने का, और ये तो कुछ भी नहीं, ये चैप्टर में कितना 20 डायग्राम होगा शायद, देख लो तो 20 ही होगा, 20 से ज़्यादा तो होगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा।
18 है, 20 भी नहीं है, देखो 18 डायग्राम्स है। पूरे सिलेबस में हम 200 डायग्राम से ज्यादा पढ़ेंगे। अब सोचो 200 डायग्राम पढ़ना है, अभी तुम 18 डायग्राम पढ़े हो, ठीक है, तो डायग्राम को लर्न करना पॉसिबल है? 200 डायग्राम पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट चैप्टर 11 तक, ठीक है। एक चैप्टर ऐसा आएगा जिसमें 50 ठो डायग्राम है, अब उसको लर्न करना तो पॉसिबल, फाइनाइट, इनफाइनाइट डायग्राम्स बन सकता है, ठीक है। तो डायग्राम को लर्न करने का कोशिश करना मत, कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में सब गलत बना के आओ। अगर लर्न करना चाहते हो तुम डायग्राम, तो फिर एग्जाम में गलत बने। लर्न नहीं करना है बिल्कुल भी, हमेशा याद रखना कि डायग्राम को बनाया कैसे जाता है वो सीखना। अगर एक बार सीख लोगे डायग्राम बनाना, तो तुम कोई भी प्रकार का डायग्राम आएगा एग्जाम में आराम से बना सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होता है? कम होता है। बनाओ चलो, ये रहा प्राइस, ये रहा डिमांड। पहले हम पॉइंट ए में थे, प्राइस को कम कर दो, डिमांड को बढ़ा दो, पॉइंट बी जोड़ दो, लॉ ऑफ डिमांड हो गया। अब इसको याद करने थोड़ी बैठोगे कि कब कितना था, पॉइंट ए कहाँ था, पॉइंट बी कहाँ था, डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, सिंपली लॉ ऑफ डिमांड है, मतलब तुम्हें इतना पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगा, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगा। तो पुट करना है और बनाना है डायग्राम, क्या। और ये तो सिंपल है, अभी तो आगे बाकी है, जीवन पूरा ही बाकी है अभी तो, है ना। 11th का जीवन पूरा बाकी है, फिर 12th का जीवन पूरा बाकी है। तो डायग्राम बनाना अभी से सीख लो, ठीक है, तो बेटर रहेगा लर्न करने की जगह। चलो आगे चलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रिलेशन एंड नेगेटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन एंड नेगेटिव रिलेशन। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है हमें कि जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, अच्छा ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है हमें, जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या होगा, कम होगा। इसी को तो बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, जिसको हम अलग लैंग्वेज में इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम। जैसे कि हम एग्जांपल लिए थे आवर्स ऑफ स्टडी एंड मार्क्स इन एग्जाम, अगर घर में आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ेगा तो एग्जाम में मार्क्स भी बढ़ेगा। आवर्स ऑफ लीजर एंड चांसेस ऑफ फेलियर इन एग्जाम क्या होगा, सेम। तो अगर आवर्स ऑफ लीजर बढ़ेगा तो एग्जाम में फेल होने का चांसेस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव रिलेशन, जिसको एक और लैंग्वेज में हम लोग डायरेक्ट रिलेशन भी। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, जिसको हम पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। ये तो हो गया चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड एक तो टेबल था वो फिलअप करना था, पेज नंबर ये रहा। आओ ये टेबल फिलअप करते हैं थोड़ा। मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिख लोगे, डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में ही, आगे पहला पेज में दिया हुआ है डेफिनेशन, इसके पहले पेज में देखकर लिख लेना, ठीक है। नेचर ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड को अभी थोड़ा सा हम एक बार पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ डिमांड टॉपिक हमारा पढ़ना बाकी है, लास्ट पेज में है ये रहा। इसमें से कौन सा डिमांड होगा वो ये पूछा है, 1 से 9 पॉइंट में से कौन सा होगा वो पूछा है। डेराइव डिमांड होगा, कॉम्पोजिट डिमांड होगा, कौन सा डिमांड होगा, तो जब पढ़ेंगे तब फिलअप करेंगे पॉइंट नंबर 2 को, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में आओ, रिलेशन। बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा रिलेशन होता है, अभी 2 मिनट पहले बताया, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन होता है जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, नेगेटिव, जिसको हम
ठीक है। एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल, ठीक है, हो जाएगा। आगे चलें। दो प्रकार का कॉमोडिटी और पढ़ना है हमें, नॉर्मल गुड्स, फिर गुड्स के बाद हम ऑलरेडी पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास नहीं, इसी क्लास में। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक अलग है। नॉट पॉसिबल। देखो प्रॉब्लम है, अरे टाइम का इशू है, तो अब मेरे को दूसरा काम रहता है। देखो हम लोग अभी आते हैं इधर, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। तो पढ़ेंगे नॉर्मल एंड इंफीरियर, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं तुम्हें पहले बताया हूँ। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। अब लो क्वालिटी है बोल के पता कैसे चलेगा? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन कैसे पता लगाओगे? जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, जिसका कलर अच्छा नहीं है, जिसका पैकिंग अच्छा नहीं है, ऐसा बताओ कैसे पता लगेगा कोई गुड्स इंफीरियर है या नॉर्मल है? ये कैसे पता चले? ब्रांड देखेंगे। क्या कौन सा ब्रांड इंफीरियर है बताओ तो, और कौन सा सुपीरियर है या नॉर्मल है? हाँ, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। तो अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आएगा तो तुम अगर प्यूमा का सामान यूज कर रहे हो तो उसको यूज करना बंद कर दोगे, और उसकी जगह कहाँ शिफ्ट हो जाओगे? सारा H&M में। तो जब तुम्हारा इनकम बढ़ा तो तुम कौन से ब्रांड का गुड्स को ज्यादा खरीदे? सारा H&M को ज्यादा खरीदे और प्यूमा को कम खरीदे। तो इनकम बढ़ने पर प्यूमा का डिमांड क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। और ज़ारा H&M का डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो अगर हम ब्रांड वाइज ना जाएं और सिंपली अगर ऐसा बात करें कि जब हमारा इनकम बढ़ता है, जब हमारा इनकम बढ़ता है तो अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड कम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? इंफीरियर है। और अगर डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? बिल्कुल सिंपल है ना। अब इसमें ब्रांड टू ब्रांड हमें क्या देखना? अगर हमारे पास पैसा आता है तो जिस प्रोडक्ट को हम यूज करना बंद कर देंगे या उसका यूज को कम करेंगे, वो हमारे लिए क्या है? इनफीरियर गुड्स। और जिसको हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे वो हमारे लिए क्या है? अब पर्सन टू पर्सन फर्क चेंजेस है। हो सकता है उसको वो प्यूमा का सामान यूज करना बंद कर दे, ठीक है, लेकिन मैं प्यूमा का सामान यूज करना ज्यादा कर दूं, बढ़ा दूं, तो मेरे लिए वो क्या होगा? वो ब्रांड मेरे लिए नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए इंफीरियर होगा और किसके लिए नॉर्मल होगा, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, ये प्रोडक्ट हमेशा नॉर्मल ही होगा या ये प्रोडक्ट हमेशा इंफीरियर ही होगा। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब वो भी हम पता कैसे लगाएंगे? हम चेक करेंगे, अगर इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है? इंफीरियर है। और अगर इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ रहा है, इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा कॉमोडिटी है? नॉर्मल कॉमोडिटी। बात समझ में आया? ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाओ डायग्राम में। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स आर रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच डिमांड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड जिसका इंक्रीज होगा वो है हमारा नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में आ जाओ। इनकम देखो दिया है, डिमांड दिया है। पहले डिमांड इतना था, डिमांड Q यूनिट था, इनकम Y था। जैसे ही मेरा इनकम बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया? इस वजह से ये एक नॉर्मल गुड्स का हमारा न्यू पॉइंट कहाँ आ गया? पहले पॉइंट
ठीक है, ये कौन सा गुड्स है हमारे लिए? नॉर्मल गुड्स। क्लियर है बात? ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स का, तो इंफीरियर गुड्स में क्या होगा? मैं डायग्राम बनाता हूँ, इंफीरियर का डायग्राम दिया नहीं है यहाँ पर। मान लो ये मेरा इनकम है, ये है मान लो इनकम वाई, क्वांटिटी डिमांड था क्यू। ठीक है, मेरा इनकम बढ़ा y1, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। मैं पहले पॉइंट ए में था, अभी कहाँ गया? पॉइंट, पहले पॉइंट ए में था, अभी कहाँ गया? ये है मेरा डिमांड। बात समझ में आया? ठीक है, तो इनकम के बढ़ने पर डिमांड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है? दिस इज नोन एज इंफीरियर। ठीक है, पढ़ो डेफिनेशन इंफीरियर गुड्स का। यहाँ पे छोटा सा बनाना है तो बना लो ये वाला डायग्राम, यहाँ पे दिया नहीं है, एग्जाम में तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा एक बना लो। ठीक है, छोटा सा बनाना है तो बना सकते हो, तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड शो करने के लिए। नहीं दिख रहा है? ठीक है, क्लियर? अगर ध्यान रहेगा तो होगा। क्या पढ़े हम लोग अभी लास्ट जस्ट? पीरियड लिखे, बनाए डायग्राम, फिर ठीक है, डेफिनेशन पढ़ो इंफीरियर गुड्स का। इंफीरियर गुड्स क्या बोलता है? इंफीरियर गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच डिमांड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। जब मेरा इनकम इंक्रीज होगा, अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? इंफीरियर गुड्स है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड्स। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूट लिखा है हेडिंग, इसको, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नॉर्मल टाइपिंग मिस्टेक है, इंफीरियर ठीक कर लेना। ठीक है, खाली हेडिंग में गलती है, बाकी अंदर का कंटेंट सही है, हेडिंग को चेंज कर लो। देखो, मीनिंग ऑफ नॉर्मल गुड्स, मीनिंग ऑफ इंफीरियर गुड्स अभी जस्ट पढ़े हम लोग। नेक्स्ट आता है इनकम इफेक्ट। इनकम के बढ़ने पर सब नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होता है? बढ़ता है, इसीलिए पॉजिटिव इंपैक्ट है। इंफीरियर इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। और वहीं पर इंफीरियर गुड्स में अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ठीक है, रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, और यहाँ इनवर्स रिलेशन, दोनों पॉइंट सेम सेम जैसा ही है। ठीक है, आखिरी में एग्जांपल दिया हुआ है, पर्सन टू पर्सन, लेकिन एग्जांपल चेंज होगा। ठीक है, ये नॉर्मली समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, फिक्स ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इंफीरियर एंड सुपीरियर होगा। क्लियर है बात? चलो ठीक है, लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं आज।